नमस्कार दोस्तों, स्टार सी वर्ल्ड के इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको हम लोगों के द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही होगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे ये जानकारी उनके लाइफ में उपयोगी हो सके। दोस्तों, अभी हम लोग डिस्कस करते थे जिस टॉपिक पे, अब झूठी लुटेरी पत्नी व ससुराल वालों को होगी जेल, ये पार्ट 4 में हम लोग हैं। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे झूठा शपथ पत्र, झूठी गवाही और झूठा सबूत देने पर 3 साल तक की जेल, ये कैसे होंगी, इस पर भी डिस्कस करेंगे हम लोग। दोस्तों, जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं सीआरपीसी 340 को लेकर। सीआरपीसी 340 क्या है, इस पे हम लोगों ने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप लोग वहाँ से देख सकते हैं कि सीआरपीसी 340 क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है झूठे केसों में बचाव के लिए। आइए हम लोग अभी आगे चलते हैं। इस पे हम लोगों ने कहा था पिछले वीडियो में कि हम इसका जजमेंट लेके आएंगे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से होगा, एवं अदर हाई कोर्ट का जजमेंट्स होगा जो इस सीआरपीसी 340 को सपोर्ट करेगा झूठे केस से बचाव के लिए। तो हम लोग आज वही लेके आए हैं आपके पास। इसमें 4 जजमेंट्स हैं। 3 जो जजमेंट्स हैं पेरुमल वर्सेस जानकी, 2 मोटर प्रोसीडिंग अगेंस्ट वर्सेस अननोन एंड धनंजय शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। ये सारे जजमेंट्स जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हैं तीनों। लेकिन चौथा जो जजमेंट है फेक वाइफ इन फैमिली कोर्ट, ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का है। ठीक है, क्योंकि लोग कह रहे थे कि फैमिली कोर्ट में सीआरपीसी 340 नहीं लगता है, तो उन लोगों की आंखें खोलने के लिए जजमेंट्स है, क्योंकि वो एडुकेटेड हो के भी कुछ लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि सीआरपीसी 340 फैमिली कोर्ट में नहीं लगता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, सीआरपीसी 340 जो है वो फैमिली कोर्ट में भी लग सकता है और क्रिमिनल केसेस में भी लग सकता है, सिविल केसेस में भी कहीं पे भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि जो ये कह रहे हैं कि सीआरपीसी 340 फैमिली कोर्ट में नहीं लग सकता है, तो उन्हें ज़रा एक सवाल उनसे पूछिएगा कि सीआरपीसी 125 जो मेंटेनेंस का केस होता है, वो भी तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग का केस होता है। सीआरपीसी का मतलब तो वही होता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग, और सीआरपीसी 340 भी है क्रिमिनल प्रोसीडिंग। जो अगर वो लॉजिक देते हैं जज साहब के सामने कि सर वो तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग का केस है, 340 फैमिली कोर्ट में कैसे लगेगा, तो उनसे पूछा जाए कि सीआरपीसी 125 भी है क्रिमिनल प्रोसीडिंग का केस, लेकिन वो मेंटेनेंस में फैमिली कोर्ट में लग सकता है, तो सीआरपीसी 340 क्यों नहीं लग सकता है? जस्ट एक हास्यास्पद मैटर है। ठीक है, एक जोक था वो एक वकील साहब के द्वारा, तो उसका रिप्लाई किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि उनका एक्चुअल में क्या है कि वो उनका थोड़ा सा नॉलेज का अभाव हो गया, उम्र का तकाजा भी हो सकता है, कह सकते हैं। ठीक है, तो इसे एक जोक पार्ट रखा जाए, इसको सीरियसली ना लिया जाए। ठीक है, तो जो फैक्ट्स है, फैक्ट्स एंड डेटा पे बात करते हैं हम लोग, और एक्चुअल मैटर्स पे बात करते हैं, एविडेंस पे बात करते हैं, जजमेंट्स पे बात करते हैं। हम कोई भी चीज़ वो गलत अवधारणा पे नहीं बात करते हैं। जो भी होता है रिलेटिव होता है एंड केस के साथ मैटर करता है। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं पेरुमल वर्सेस जानकी पे, जो कि 20 जनवरी 2014 में आया था। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन किया है। देखिए दोस्तों, आपके सामने माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ओपन हो चुका है, जो पेरुमल वर्सेस जानकी 20 जनवरी 2014 को आया था। इसको मैंने थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ बड़ा कर दिया है ताकि आप लोग इसे अच्छे से पढ़ सकें, और स्क्रीन को मैंने शेयर किया हुआ है। तो इसमें देख रहे हैं कि आपने पेरुमल एप्लीकेंट था एंड जानकी रेस्पोंडेंट थी, जिन पे एक केस चल रहा था क्रिमिनल अपील नंबर 169 ऑफ 2014। 2012 में एक केस किया था, 2014 में इसका जजमेंट आया था, जिस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट का मैं पूरा पढ़ पाना यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो मैं इसका लास्ट आपको बता देता हूँ कि जहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट अलाउ किया है। तो यहाँ पे उन्होंने अलाउ किया है, दिस अपील इज देयरफॉर अलाउड, द मैटर इज लिमिटेड टू द हाई कोर्ट फॉर फर्दर अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन to initiate proceeding against the respondent on the basis of the complaint of the appellant in accordance with law। यानी उन लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को अलाउ कर दिया है कि आप जिन लोगों ने गलत कहा है दिया है, उसके खिलाफ प्रोसीडिंग को स्टार्ट कीजिए, जो कि लॉ के नियमानुसार होना चाहिए। तो इस पे उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने
और कुछ पॉइंट भी बताए हैं कि आईपीसी सेक्शन 193 क्या होता है। पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस। जी हाँ दोस्तों, पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्राइब किया है, whoever intentionally gives false evidence in any stage of a judicial proceeding or fabricates false evidence for the purpose of being used in any stage of a judicial proceeding shall be punished with imprisonment of either description of a term which may extended to 7 years। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप 7 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन एंड whoever intentionally gives or fabricates false evidence in any other case shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। जी तो हाँ दोस्तों, यहाँ पे 7 साल तक भी एक्सटेंड हो सकता है और 3 साल का भी है प्रावधान है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बता दिया है। तो इसमें उन्होंने एक्सपेंशन क्या दिया है, ए ट्रायल बिफोर ए कोर्ट मार्शल इज ए जुडिशियल प्रोसीडिंग। एक्सप्रेशन नंबर 2, an investigation directed by law preliminary to a proceeding before a court of justice is a stage of judicial proceeding, though that investigation may not take place before a court of justice। Section 340 procedure in case mentioned in section 195.1, when upon an application made to it in this behalf or otherwise any court is of opinion that is expended in the interest of justice that an inquiry should be made into any offence referred to in clause B of subsection 1 of section 195 which appears to have been committed in or in relation to a proceeding in that court or as the case may be in respect of a document produced or given in evidence in a proceeding in that court। Such court may after such preliminary inquiry, if any, as it thinks necessary, record a finding to the effect, make a complaint thereof in writing, send it to a मैगी यानी मजिस्ट्रेट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी गलत एविडेंस देगा उसके ऊपर आईपीसी 193 के तहत 7 साल तक की सजा का प्रावधान हो सकता है और अदर पार्टी इसमें एप्लीकेशन दे सकती है और जिसमें किसी भी कोर्ट में दिया जाए, किसी भी केस के किसी भी स्टेज पे दिया जाए, वहाँ पे इस केस को स्टे कर यहाँ इसका इंक्वायरी की जाएगी, पहले रिकॉर्ड किया जाएगा फाइंडिंग टू द इफेक्ट, मेक ए कंप्लेंट, तब अगर इफेक्ट पाया जाता है तो मेक ए कंप्लेंट टू देयर ऑफ इन राइटिंग, फिर न्यायालय के द्वारा उसका कंप्लेंट किया जाएगा एंड सेड इट टू ए मैजी यानी मजिस्ट्रेट साहब। ठीक है दोस्तों, आपने देखा इस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी आईपीसी 340 को अलाउ किया है। एक बहुत बड़ा अच्छा जजमेंट रहा है, बहुत अच्छा गाइडलाइन रहा है। इसके तहत ही न्याय व्यवस्था में काफ़ी चेंजेस और सुधार हुए हैं। एक और जजमेंट है सू मोटो प्रोसीडिंग अगेंस्ट वर्सेस अननोन ऑन 12 मई 2001 का जजमेंट है। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई कोर्ट के एडवोकेट के ऊपर, जी हाँ दोस्तों, मैं इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, आप इजीली देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है 12 मई 2001 का, जो मोड प्रोसीडिंग हुआ है। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, पेटिशनर जो ये अप्लाई किया गया था, प्रोक्लेमिंग टू बी इट्स प्रेसिडेंट द रिस्पोंडेंट Sri R. Karuppan filed a writ petition in the name of Madras High Court Advocate Association of praying for issuance of writ of quo warranto against the Honorable Chief Justice of India। ये वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को लेके रिट पिटिशन फाइल किया गया था ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के डेट ऑफ बर्थ को लेके, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि सारा कुछ तो वेबसाइट पर मेंशन होता है, उसके बावजूद भी आप लोगों ने इसका गलत पिटिशन दिया और एफिडेविट दिया। इसके तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक्शन लेने के लिए डायरेक्ट किया है और इसमें उन्होंने कहा है, विद द ऑब्जेक्ट इरेडिकेटिंग द इविल ऑफ प्रीजुअरी वी एम्पावर द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ दिस कोर्ट टू डिस्प्यूट एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ डिप्टी रजिस्ट्रार और above of the court to file a complaint under section 193 of the Indian Penal Code against the respondent herein before a magistrate of competent jurisdiction in at Delhi।
Such officer is directed to file such complaint and take all steps necessary for prosecuting the complaint. यानी उन्होंने एडवोकेट तक को नहीं इसमें ये किया गया है, यानी कोई भी यहाँ बच नहीं सकता है। सीआरपीसी 340 में अगर का उल्लंघन होता है, यानी तब वो एक्टिव हो जाता है जब आप आईपीसी 193 में गलत एविडेंस देते हैं, राइटिंग या गलत शपथ पत्र, झूठा शपथ पत्र दे देते हैं या झूठी गवाही कर देते हैं, तब सीआरपीसी 340 एक्टिव हो जाता है। तो दोस्तों अभी इसमें देखते हैं एक और जजमेंट है, धनंजय शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स ऑन 2 मई 1995। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? जी हाँ दोस्तों, देखिए ये भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है, 2 मई 1995 का है। यहाँ पे क्या हुआ, एक हावेबस कॉर्पस के लिए पिटिशन डाला गया था धनंजय शर्मा की तरफ से स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स 2 मई 1995 को डाला गया था, जिसमें पुलिस ने गलत कस्टडी के दौरान तो उसे गिरफ्तार कर लिया था, तो उसे प्रेजेंट करने के लिए ही और उसे रिलीज़ करने के लिए पिटिशन किया गया था। तो जिसमें आप देखेंगे इसमें पिटिशनर नंबर 3 यानी रिस्पोंडेंट नंबर 3 जो है वो श्री अनिल दावरा आईपीएस है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन दिस एफिडेविट। ठीक है, अभी आपने देखा कि 3 नंबर रिस्पोंडेंट नंबर 3 जो है वो आपके सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, श्री अनिल दावरा जी। ठीक है, तो जब वो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है तब उसके बावजूद भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक्शन लिया है सीआरपीसी 340 में, हम उसके जजमेंट पे चलते हैं। फाइनली क्या होता है यहाँ पे, बाय इंडल्जिंग इन सच डिस्क्रप्शनरी मैनर एज इंडिकेटेड हियर इन above by my learned brother in the proceeding paragraphs, the respondent number 3 to 5, रिस्पोंडेंट नंबर 3 यानी रिस्पोंडेंट नंबर 3 आईपीएस ऑफिसर हैं जो एसपी रैंक पे हैं। ठीक है, 2-5 acted in most irresponsible manner, giving an impression that they were not the defenders of truth and protectors of the citizens, but violators of the law and justice, and thereby defaced the name of the force to which they belong. They acted with gross impropriety and intentionally committed serious and grievous wrong of clearly undermining nature. While it was expected from the senior of the rank of SSP and additional SP that they at least would observe the high standard in maintaining impartiality and promote public confidence in the force, the court expects candor and frankness from the parties to the litigation before it. We cannot allow the court proceeding to be drift with in the facts and circumstances of the case. Respondents number 3 to 5 do deserve the punishment awarded to them to serve as a deterrent to others in future. यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिस्पोंडेंट नंबर 3 to 5 यानी एस आईपीएस रैंक के अफसर एसपी एंड एडिशनल एसपी तक को इसमें दोषी करार पाते हुए उन्हें पनिशमेंट का भी व्यवस्था किया। अब आइए दोस्तों, एक फैमिली कोर्ट का जजमेंट है जिसके पे हम लोग चलते हैं, जिसमें लोग कहते हैं कि फैमिली कोर्ट में भी सीआरपीसी 340 नहीं लग सकता है, तो यहाँ उस अवधारणा को भी क्लियर कर लिया जाए, दूर कर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक अवधारणा जो थी उसको दूर कर दिया गया है। यहाँ पे अवधारणा में ये है कि पंजाब एंड हरियाणा का हाई कोर्ट चंडीगढ़ का मैटर है 15/3/2022 को। जी हाँ दोस्तों, इसी साल का जजमेंट है, बहुत ही बढ़िया जजमेंट है। रितु एट रिधिमा एंड एन आर वर्सेस संदीप सिंह सांगवान के बीच का एक ये है, जिसमें रितु ने गलत फाइल किया था एफिडेविट रेटिंग स्टेटमेंट के माध्यम से मेंटेनेंस को इंक्रीमेंट करने के लिए में, जिसके तहत उसने गलत फैक्ट डाटा डाल दिया था अपने रेटिंग स्टेटमेंट में, जिसको आधार बनाकर उनके रिस्पोंडेंट संदीप सिंह सांगवान ने सीआरपीसी 340 का पिटिशन डाला, जिस पर लोअर कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया था, जिसके बिहाफ पे रितु को चली गई थी हाई कोर्ट के वो सीआरपीसी 340 को रोक दिया जाए, बट माननीय हाई कोर्ट जो है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, उन्होंने भी इस के पिटिशन को रिजेक्ट कर दिया और सीआरपीसी 340 को एक्सेप्ट कर दिया कि हाँ, लोअर कोर्ट को परमिशन दिया कि आप इस पर एक्शन लें।
at the very outset, it may be stated that the proceeding under section 340 CRPC are undoubtedly initiated, बिना किसी संदेह के इनिशिएट किया जाए एट द इंस्टेंस ऑफ वन पार्टी, बट इट इज़ द मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड देयरफॉर अल्टीमेटली इट इज़ बिटवीन द पार्टीज एंड द कोर्ट, दो क्वाइट राइटली द इफेक्ट ऑफ सच प्रोसीडिंग में एक्चुअली बी फॉल ऑन आइदर ऑफ द पार्टी। तो दोस्तों देखा आपने, यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट से लेकर माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ तक ने CRPC 340 को एक्सेप्ट किया है। और CRPC 340 का इस्तेमाल आप तब कर सकते हैं जब आपके ऊपर झूठा केस करके आपके खिलाफ झूठी गवाही, झूठा शपथ पत्र या झूठा सबूत पेश किए जा रहे हो, तो अपने बचाव के लिए आप CRPC 340 का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत ही शानदार जजमेंट है। ये जजमेंट आप चाहें तो नेट से सर्च कर सकते हैं, अगर नहीं मिले तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम वहाँ पे उसको अवेलेबल करा देंगे। अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड कीजिएगा, हम उस पर आपको ये इसके जो जजमेंट है वो उसकी कॉपी है आपको हम मेल कर देंगे। तो दोस्तों देखा आपने, बहुत ही शानदार जजमेंट था। और आपको ये हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस पर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सही जानकारी का लाभ मिल सके और पूरे इंडिया में जो भी जितने भी झूठे केस चल रहे हैं उससे कोर्ट में को भी राहत मिले और मैक्सिमम जो लोग झूठे केस में फंस के जिंदगी जिनकी बर्बाद हो रही है उन सबको भी रिलीफ मिल सके। तो धन्यवाद, नमस्कार।